हेलो वेलकम बैक टू सफलता क्लासेस। साथ रहेंगे सक्सेस तक। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं और सेशन को फटाफट ज्वाइन कर लें। आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का एक और बढ़िया सा टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातुओं और अधातुओं के बारे में। ओके भाई, गुड आफ्टरनून भाई अदिति जी, बाकी लोग भी आ जाइए, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और यहाँ से किस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। तो हमने आपको बताया रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों जरूरी हैं, क्योंकि केमिकल चेंजेस को हमें अच्छे से समझना होता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस में कितने टाइप की रिएक्शंस आपको मिली, तो आपने सबसे पहले वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी चीजें पढ़ ली है। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेहा गुड आफ्टरनून भाई, हाना जी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर अब बात करते हैं जो हमारा ये टॉपिक है मेटल नॉन मेटल। यहाँ से आपके पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और बिल्कुल आसान सा। देखो, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन तो कम बनता है, लेकिन मेटल नॉन मेटल में कौन से मेटल एक्सेप्शन है, कौन से नॉन मेटल एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं पेपर में। तो ये हम अच्छे से समझेंगे और साथ ही हम लोग बात करेंगे इसके बाद एलॉयज यानी कि मिश्र धातुओं के बारे में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, तो उसको अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं भाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट को। तो सबसे पहले यहाँ एलिमेंट्स से दोस्ती करते हैं। आपको पता है कि एलिमेंट्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? टोटल 118। यानी कि 118 प्रकार के तत्व आपको देखने को मिल जाते हैं। ये 118 एलिमेंट्स में से कितने नेचुरली हैं और कितने आपने लैब में बनाए हुए हैं, ये भी आपको याद रखना होता है। और कितने, अगर नेचुरल एलिमेंट्स की बात की जाए तो भाई नेचुरली आपको मिल जाते हैं कितने? 94। और लैब में आपने बनाए हैं 24। ये टोटल 118 आपके तैयार हो जाते हैं। अब हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? पहला है आपके पास मेटल, धातु। दूसरा है आपके पास नॉन मेटल, अधातु। और तीसरा है आपके पास मेटलॉइड, उपधातु। मेटल आपके पास क्या होते हैं भाई? कितने होते हैं? 91। नॉन मेटल होते हैं 20 और मेटलॉइड होते हैं 7। इस तरह से एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पर आता है सर ये मेटल नॉन मेटल किस आधार पे हमने बांटे हैं, वो मेन क्वेश्चन है। तो 118 तत्वों में आप देख सकते हैं ये ज्यादातर सारे के सारे मेटल है, ये आपको मेटलॉइड मिल जाते हैं और ये सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ पर क्यों मेटल और नॉन मेटल अलग किए गए हैं उसको समझना है अच्छे से। तो मेटल नॉन मेटल को कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके आधार पर हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो समझ लेते हैं भाई। ये रही वो प्रॉपर्टीज जिनके आधार पर हम मेटल और नॉन मेटल में अंतर समझते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, फिर ये किसमें पाई जाती हैं किसमें नहीं, और एक्सेप्शन क्या बनते हैं। बस इतना आपको पढ़ना है, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपके पास मेलायबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। ओके, देखो हमने आपको अभी तक सिर्फ इतना बताया कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो हैं 118, 118। उन 118 तत्वों को हमने क्या किया है, दो स्पेशल कैटेगरीज में बांट रखा है। कौन कौन से? मेटल और नॉन मेटल। 118 एलिमेंट्स में से अगर बात करें तो 91 आपके पास मेटल होते हैं, 20 नॉन मेटल होते हैं और 7 मेटलॉइड्स होते हैं उपधातु में।
जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब क्या है वो प्रॉपर्टीज जिनके आधार पर हमने मेटल्स को अलग कर लिया और नॉन मेटल्स को अलग, तो वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपके पास मेलाइबिलिटी, आघातवर्धनीयता। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी मटेरियल को, किसी भी पदार्थ को हैमरिंग करते हैं या पीटते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो हैमरिंग करने पर यानी कि पीटने पर थिन शीट यानी कि पतली चादरों में बदल जाना चाहिए। तो जब कोई मटेरियल थिन शीट में बदल जाता है पीटने पर, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है मेलाइबिलिटी, और सभी मेटल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं ऑल मेटल्स आर मेलाइबल। ठीक है, सभी धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्धनीय होती है। डेली लाइफ में आपके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे आप ये खाने को पैक करने के लिए एल्युमिनियम की फॉइल का यूज करते हैं, एल्युमिनियम मेटल है तभी तो थिन शीट में बदल पाया है। आप अपनी डेली लाइफ में आसपास जितनी भी मेटल शीट देखते हैं वो सब इसी वजह से शीट में बदल पाई हैं क्योंकि वो मेलाइबल होती है। ठीक है, सिंपल सा प्रॉपर्टी समझ गए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, सर ये बताइए मोस्ट मेलाइबल मेटल कौन सा है, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता किस धातु में पाई जाती है। तो मोस्ट मेलाइबल मेटल है आपके पास गोल्ड यानी कि सोना। गोल्ड सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय या मेलाइबल क्यों होता है, तो रीजन बिल्कुल आसान है सर, क्योंकि अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम गोल्ड, और आप उससे थिन शीट बनाने जाएं तो 6.7 स्क्वायर फीट का थिन शीट बना सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम सोने से। तो आप समझ सकते हैं सोना कितना ज्यादा मेलाइबल है कि 1 ग्राम गोल्ड लीजिए और 6.7 स्क्वायर फीट का थिन शीट आराम से बना लीजिए। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी मेलाइबिलिटी। फिर आता है सेकंड प्रॉपर्टी डक्टाइलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं तन्यता। डक्टाइलिटी कहती है कि इफ यू बीटन स्ट्रेच आउट एनी ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी पदार्थ को खींचते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, वो पतले तारों में बदल जाता है। तो वो क्या हो जाता है भाई, खींचने पर पतले तारों यानी कि थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टाइलिटी। तो सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, सभी धातुएं तन्यता का गुण दिखाती हैं, और आपको याद रखना है कि डक्टाइलिटी में आपको क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो आप देखते हैं जैसे बल्ब, पहले जो बल्ब आते थे जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था, टंगस्टन एक धातु है तभी तो आप उसका यूज कर पाते हैं। कॉपर की वायरिंग आप अपने घर में कराते हैं, क्यों, क्योंकि कॉपर एक मेटल है, वायर में आसानी से बदल सकता है। तो ये आपको सीधा सा प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। फिर आता है क्वेश्चन कि सर मोस्ट डक्टाइल कौन सा मटेरियल है, सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु में पाई जाती है। तो यहां पर भी आंसर है गोल्ड, सोना। ठीक है, गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा तन्यता रखने वाला धातु होता है। क्यों सर, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप खींचते हैं तो आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा। तो अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो आप उससे 2 किलोमीटर लंबा तार आसानी से खींच सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी गोल्ड में पाई जाती है। तो अब यहाँ से छोटो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अगर ये रहा क्वेश्चन, आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। जल्दी बोलो भाई फटाफट, आंसर क्या बनेगा। हाना, आपने पूछा सबसे कम मेलाइबिलिटी किसकी होती है, सबसे कम मेलाइबिलिटी निकेल की होती है। ये वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लीस्ट मेलाइबल अगर आपसे पूछे
तो वो आपके पास क्या होता है, निकेल होता है। ओके, समृद्ध कह रहे हैं सर नॉट पॉसिबल, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार नहीं बन सकता। बनता है भैया। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने की जब अंगूठी बना लेते हो, ज्वेलर्स के पास जाओ, वो 1 ग्राम सोने की अंगूठी बना के दे देता है कि नहीं देता है? हल्की सी होती है, बहुत हल्की, लेकिन बना के वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 1 ग्राम सोने की अंगूठी बन सकती है, तो तार क्यों नहीं 2 किलोमीटर लंबा? बहुत मेलाइबल होता है, बहुत डक्टाइल होता है गोल्ड। खींचते चले जाओ, खिंचता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा, पतली पन्नी में बदलता चला जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया है गोल्ड, और लीस्ट मेलाइबल होता है निकेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके पास हार्डनेस, यानी कि कठोरता। तो जनरली सभी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें, जनरली मेटल्स आर हार्ड, धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन यहां पर आता है एक्सेप्शन, ये आपको अच्छे से याद रखने, यही आपके पेपर में ज्यादा आते हैं। एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन में आपके पास आता है सोडियम Na, पोटेशियम के, और तीसरा आता है आपके पास लिथियम अलग। ये तीनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप सोडियम को तो चाकू की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, मृद होते हैं। ये है मेटल, लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं, हार्डनेस इसमें नहीं पाई जाती। वहीं पर दो मेटल आपके और आते हैं, सीजियम और गैलियम। ये दो ऐसे मेटल हैं जिनको आप अपनी हथेली पर रखें और हल्का सा कंप्रेस कर दें, बस हथेली पर रख के हल्का सा कंप्रेस करेंगे तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएंगे भाई। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके बहुत सॉफ्ट मटेरियल में आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक। मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक। धात्विक चमक सभी धातुओं में पाई जाती है, सभी मेटल्स आपके चमकदार होते हैं। ठीक है, सभी धातुएं लश्चरस होती हैं, चमकदार होती हैं, इसीलिए आप उनकी ज्वेलरी बनवाते हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, या फिर प्लैटिनम हो, आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। सभी मेटल्स ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं, है ना, तो वो आराम से हीट का फ्लो करा सकते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन यहां से पूछा जाता है सर बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है हीट का? तो आपके पास आंसर है सिल्वर, चांदी पहले नंबर पे आती है, और दूसरे नंबर पे आता है आपके पास कॉपर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सबसे खराब कौन है, पूरेस्ट, तो पहले नंबर पे आता है लेड, और दूसरे नंबर पे आता है मर्क्यूरी। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, थर्मल के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। तो सभी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछा जाए, तो सीधा सा आंसर आप क्या करेंगे भाई, बेस्ट। तो आपके पास एक ही नाम, वो है सिल्वर, चांदी। दूसरे नंबर पे आता है कॉपर, ये अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी आती है सोनोरिटी, यानी कि पीटने पर
ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। तो सभी मेटल्स सोनोरस होते हैं, पीटने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तभी आप बेल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन सब जगहों पे मेटल का यूज करते हैं, क्योंकि मेटल्स पीटने पर बहुत अच्छे से हाई इंटेंसिटी का साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं, इस वजह से। तो ये थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज। अब एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से विद एक्सेप्शन समझ लेते हैं, जिससे आपको डाउट ना रहे और इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन ना आए। चलो भाई एक एक करके सबको अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहला, मेटल्स आर सॉलिड। धातुएं जनरली क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, ठीक है। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन है? मर्क्यूरी, यानी कि पारा। ये क्यों एक्सेप्शन है? सर ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर मर्करी को ले रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। एकमात्र मेटल, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, एकमात्र धातु जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, आंसर मर्क्यूरी। दूसरा, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है। सर लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से चाकू से कट जाते हैं। मृत मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, शाइन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेटल्स मलाइबल हैं, थिन सीट में आसानी से बदले जा सकते हैं। और बेस्ट की बात करें, मोस्ट मलाइबल, तो आंसर है गोल्ड, सोना। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, सबसे ज्यादा डक्टाइलिटी किसमें पाई जाती है? मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड। मेटल सोनोरस होते हैं, पीटने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो गलनांक है, वो बहुत उच्च होता है, आसानी से मेल्ट नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम। आपको बताया था कि इनको अगर आप अपनी हाथ पे रख के कंप्रेस करें तो ये लिक्विड हो जाते हैं, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ये एक्सेप्शन है। बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक सभी धातुओं का हाई होता है, कोई भी धातु आसानी से बॉयल नहीं होती। ये ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक हैं। और बेस्ट में नाम आएगा सिल्वर और कॉपर का, सबसे खराब में लेड और मर्क्यूरी का। ये विद्युत के भी चालक होते हैं। और सबसे अच्छा है सिल्वर, दूसरे नंबर पर कॉपर। बस इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है, यही सब आपके पेपर में पूछे गए। क्लियर सभी को? कोई ऐसा जिसको डाउट या कंफ्यूजन हो मेटल्स में तो पूछ सकता है भाई, एनीवन? मेटल्स में किसी को भी समस्या तो पूछे, नहीं है? बढ़िया से क्लियर। अब बात करते हैं मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स अधातुएं क्या होती हैं और इनके पास क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है? तो भाई नॉन मेटल्स कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं आती। देखो, मरकरी सोनोरस है लेकिन बहुत कम, क्योंकि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए। तो यहाँ पे नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेटल की प्रॉपर्टी जो नहीं होल्ड करता, वही नॉन मेटल है। यानी कि जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ कर आए हो अभी तक, वो सारी प्रॉपर्टीज में नो लगाते चले जाओ, बन गया नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो नॉन मेटल मतलब जो धातु नहीं है वही अधातु। तो चलो एक एक करके सब में नो लगाते चलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे पढ़ते चलिएगा बस। तो मेलाइबिलिटी, क्या नॉन मेटल्स आघात वर्धनीय होते हैं? नहीं। क्यों सर? क्योंकि नॉन मेटल्स को पीटने पर थिन सीट में नहीं बदल सकते, क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, मींस भंगुर होते हैं सर। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, उन्हें आप जैसे ही पीटेंगे, हैमरिंग करेंगे, टूट जाते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, थिन सीट में बिल्कुल भी नहीं बदलते। ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे।
ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्या नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं? नहीं। नॉन मेटल्स डक्टाइल क्यों है? इस क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये ब्रिटल है। भंगुर होते हैं, ये आसानी से जैसे ही आप इनको खींचोगे ये तुरंत टूट जाएंगे, तो ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं। क्या ये सोनोरस होते हैं? पीटने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। नॉन मेटल्स जनरली या तो गैस होते हैं या तो सॉलिड। अब गैस तो साउंड प्रोड्यूस करेगा नहीं, बचे सॉलिड, तो वो भी इतने हार्ड नहीं होते कि साउंड प्रोड्यूस कर सके, जितना मेटल करते हैं उतना ज्यादा नहीं होता। डेंसिटी इनकी लो होती है, ये मेटल के जितना डेंस या घनत्व नहीं रखते, ये लो डेंसिटी के एलिमेंट होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक क्वथनांक दोनों ही लो होता है। इनके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, ये लो टेम्परेचर पे भी बॉयल और मेल्ट हो जाते हैं आसानी से। हार्डनेस या सॉफ्टनेस की बात करें तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, इसीलिए आसानी से टूट जाते हैं। हार्डनेस इनमें नहीं पाई जाती। ठीक है भाई, अब एक एक करके विद एक्सेप्शन इनकी प्रॉपर्टीज को रिकैप करते हैं। हमने कहा नॉन मेटल्स जनरली या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस होती है। तो जितनी भी गैस आप देखते हो ना, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल। लेकिन सॉलिड में आपके पास आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब आपके क्या बन गया? सॉलिड। लेकिन क्वेश्चन आता है क्या सर, एकमात्र नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, वो बताइए। तो एकमात्र नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है वो होता है ब्रोमीन। ठीक है भाई, याद रखिएगा, ब्रोमीन आपके पास एकमात्र नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके। दूसरा, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये ज्यादातर आपको सॉफ्ट मिलेंगे, मृदु मिलेंगे, जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन डायमंड, हीरा। हीरा कार्बन का एलोट्रोप है, अपर रूप, और ये नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट मटेरियल है, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। ओके भाई, ये याद रखेंगे। इनमें लस्टर नहीं पाया जाता, इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। आयोडीन एकमात्र आपके पास ऐसा नॉन मेटल है जिसके क्रिस्टल चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं। इनमें ना ही मिलायबिलिटी पाई जाती है, ना ही डक्टिलिटी, ना थिन शीट में बदलेंगे, ना ही वायर्स में, जो कि ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है, ये आसानी से लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाते हैं। ये ऊष्मा के कुचालक हैं, हीट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं कराते। ये विद्युत के भी कुचालक हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो नहीं कराते। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपके पास एकमात्र ऐसा मटेरियल है जो रूम टेम्परेचर सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराता है, करंट का आसानी से फ्लो कराता है, और ये नॉन सोनोरस होते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर। मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस आ गया भाई बढ़िया से। किसी को डाउट तो पूछो, एनीवन। सिंपल सिंपल से आपको एक्सेप्शन के साथ सारे बता दिए हैं। एक्सेप्शन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में एक्सेप्शन सबसे ज्यादा आते हैं। Okay? किसी का क्वेश्चन नहीं है भाई, कोई भी? चलो, मेटल नॉन मेटल के बाद अगला पार्ट आता है आपके पास, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफर लिखते हैं, मतलब क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये लिख दें। हाँ भाई,
मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, जिस तापमान पर कोई वस्तु गलती है ना उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहता है। और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक, जिस तापमान पर कोई वस्तु क्या होने लगती है, उबलने लगती है, उसे कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे पानी है, पानी 0 डिग्री पर गलने लगता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0, पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100। ये होता है हर पदार्थ का अलग अलग। ठीक है भाई। अब आते हैं यहाँ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना भाई। आपसे पूछा जाता है कि सर लाइटेस्ट एलिमेंट बता दो कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। दूसरा, लाइटेस्ट मेटल बताइए, धातु कौन सी होती है। फिर आपसे पूछते हैं हार्डेस्ट मेटल बताइए कौन सा है। फिर आपसे पूछते हैं हैवीएस्ट मेटल बताइए कौन सा है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपसे पेपर में बहुत आते हैं, रिपीटेड आते हैं। तो आंसर क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे हल्का तत्व अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो सबसे हल्का तत्व होती है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व पीरियोडिक टेबल में। लेकिन सबसे हल्की धातु पूछ लेगा तो लिथियम। ठीक है। हार्डेस्ट मेटल अगर पूछ ले, सबसे कठोर धातु, तो है टंगस्टन। और हैवीएस्ट पूछ लिया जाए तो है ऑस्मियम। ओके, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर में बढ़िया से बनते हैं। इसके बाद आपसे 4 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से। पहला, सर ये बताइए प्लांट्स के जो रूट होते हैं, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है भैया। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3420 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का ये रहा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि पौधों की जड़ों में कौन सा धातु मेटल पाया जाता है, यानी कि रूट्स ऑफ एनी प्लांट। अभी बता रहे हैं अमल का, महाना जी परेशान ना हो, अभी सब बता रहे, बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है। रूट्स ऑफ एनी मेटल, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है पोटेशियम। ओके। क्लोरोफिल, आपको पता है ना पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम। फिर तीसरा आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आपको कौन सा धातु मिलता है, आयरन। और चौथा आता है आपके पास कैल्शियम। ये किस में पाया जाता है, ये मिलता है आपको बोन्स में या फिर आपके टीथ, दांतों में। ये अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में आएगा तो आराम से आंसर कर सकते हैं। ओके। तो आपने पूछा है कि सर ये, हाँ आपके खून में आयरन है। अरे जिनको वो हो जाता है ना एनीमिया, डिसीज सुनी है आपने एनीमिया, या फिर जिनको डेंगू हो जाता है, जिनको मलेरिया हो जाता है, तो ब्लड की कमी होती है, कहते हैं हीमोग्लोबिन कम है आपका। जब आप अपना टेस्ट कराते हैं सीबीसी, सीबीसी कराया है आपने कभी अपना, तो सीबीसी में वो हीमोग्लोबिन लेवल चेक होता है। हीमोग्लोबिन अगर आपका 10 के ऊपर है तो ठीक, 10 से कम है तो दिक्कत की बात है, 8 से कम है तो और ज्यादा दिक्कत। और मलेरिया वगैरह में आपका हीमोग्लोबिन ही डाउन होता है बहुत तेजी से, प्लेटलेट्स जाती हैं आपकी। आयरन की कमी होती है जिनको, इनको एनीमिया रोग हो जाता है, ब्लड का कमी, वो हीमोग्लोबिन की कमी से ही होता है। ठीक है, आयरन आपकी बॉडी में है, ब्लड में।
यहाँ पूछा फिलामेंट सेकंड में जल क्यों जाता है भैया, वो एयर के कांटेक्ट की वजह से। बल्ब के अंदर इससे मेल्टिंग पॉइंट का कोई अंतर नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, बल्ब के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करके उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, लेकिन जब बल्ब टूट जाता है तो हवा अंदर आ जाती है, हवा से वो रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर वो तुरंत जल के टूट जाता है। ये केस होता है वहां पर। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा आंसर बन गया। और कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछो भाई, एनीवन। अगर नहीं है तो इस छोटू क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। अभी अभी पढ़ा के आए हैं, गलती कैसे कर सकते हो भैया। आयोडीन बिल्कुल सही। आयोडीन एकमात्र नॉन मेटल जो चमकदार होता है। ओके, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके पास। बताओ भाई। आयोडीन नमक जो आप सुनते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपके घर में साधारण नमक आता है NaCl, ये नमक में आयोडीन मिलाई जाती है, जिससे कि आपको जो नमक मिलता है वो आयोडीन युक्त नमक होता है ना, जिससे कि आपको ग्वाइटर जो घेंगा रोग हो जाता है ना, ग्वाइटर का डिसीज, वो ना हो। आयोडीन हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए साधारण नमक आपके किसी काम का नहीं है उसमें जब तक आयोडीन ना मिला हो। क्लियर। यहाँ पर राइट आंसर आपका ब्रोमीन और मरकरी पेयर बिल्कुल सही है। ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड है, और मरकरी मेटल है जो लिक्विड है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं एलॉयस और इट्स यूजेस। एलॉयस मिश्र धातुएं क्या होती हैं और मिश्र धातुओं में क्या यूजेस होते हैं, डायरेक्ट आपको मिश्र धातुओं के बारे में याद करना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मिश्र धातुएं क्या हैं वो जानते हैं। सर एलॉयस या मिश्र धातुएं उन्हें कहा जाता है जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर बनती हैं। दो या दो से ज्यादा मेटल, या फिर कभी कभी आप मेटल में नॉन मेटल भी मिला सकते हैं। तो इनको मिलाने से बनते हैं क्या, आपके एलॉयस। ओके। अहाना जी आपने क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, बताया तो हमने। आपने अमलगम पूछा ना, अरे हमने कहा तो था कि अभी आगे बताएंगे। ये एलॉयस में है अमलगम, आप परेशान ना हो। हमने कहा था आपसे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो मेटल जब कई सारे आपस में मिलते हैं तो वो एलॉयस बनाते हैं मिश्र धातु में, या फिर कभी कभी नॉन मेटल भी। एलॉयस जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, क्योंकि एलॉयस को देखकर आप नहीं बता पाते कि इसमें कौन कौन सी धातुएं मिलाई गई हैं। जैसे आपके घर में स्टील के बर्तन है, सबके घर में है भाई, तो स्टील को देखकर क्या आज तक आपको ये पता चला कि उसमें आयरन, निकेल, क्रोमियम और थोड़ा सा कार्बन ये सब मिक्स है, स्टील एक अलॉय होता है? नहीं पता चला ना, क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर है सर, देखकर नहीं बता सकते हम कि क्या क्या इसमें मिलाया गया। फिर आते हैं एलॉयस कितने टाइप के होते हैं। तो भैया एलॉयस होते हैं दो टाइप के, जिसमें मेन कंपोनेंट होता है आयरन, वो कहलाते हैं फेरस एलॉय, और जिनमें मेन कंपोनेंट होता है कॉपर, वो कहलाते हैं नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, तो दो टाइप के आपके एलॉय होते हैं, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस का मतलब जिसमें आयरन ज्यादा हो, नॉन फेरस का मतलब जिसमें कॉपर ज्यादा हो। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हाँ भाई, क्या वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर है? ओके, तो एक बार चेक कर लीजिएगा सर आप अपनी तरफ से, हो सकता है नेट का इश्यू हो। अयन। ओके, ये हो गया आपका सीधा सा लॉजिक।
ओके ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एलॉयज। आपके पेपर में डायरेक्ट एलॉय के नाम पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन सी धातुएं मिक्स हैं, ये बताओ। परसेंटेज नहीं, सिर्फ धातुओं का नाम पूछते हैं। जैसे सबसे पहला आपके पास आया अमलगम, यानी कि पारद। हिंदी में इसको पारद कहते हैं। अमलगम किसका एलॉय होता है, पेपर में आता है। तो अमलगम मर्क्यूरी का एलॉय होता है, Hg। मरकरी में आप कोई भी मेटल मिला दीजिए, एनी मेटल। तो अगर आप मरक्यूरी के साथ किसी भी धातु को मिलाते हैं तो वो जो एलॉय बनाता है उसे अमलगम कहते हैं। ओके, ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। रुक रुक कर चल रहा है ऐसा नहीं हो रहा है भाई, रुक रुक कर नहीं चल रहा है, वीडियो एकदम फ्लो में चल रहा है। आप प्लीज, हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क का इशू हो तो ऐसे दिक्कत हो सकती है। तो अमलगम की बात करें तो अमलगम क्या है, आपने मरक्यूरी लिया और मरक्यूरी को किसी भी मेटल के साथ मिला दिया तो अमलगम बनाता है। यहां से आपके पेपर में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला, आप सबने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा है, ठीक है, आप सबने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर एरोप्लेन में ले जाना अलाउ नहीं होता, क्यों? क्यों भाई? कभी भी एरोप्लेन में इसको ले जाना अलाउ नहीं करते, क्यों? क्योंकि लॉजिक सिंपल सा है कि सर एरोप्लेन में आप लेके गए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में होता है मर्क्यूरी, ठीक है। अब क्या होता है जब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, वायुमंडल का दाब कम हो जाता है। मर्क्यूरी जो कांच के अंदर है थर्मोमीटर के, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, वो टूट सकती है, वो टूट सकती है। टूट कर मरकरी बाहर आ जाएगी। तो क्या हुआ सर, गिर जाने दो, कपड़े से साफ कर देंगे? नहीं, अगर वो मरकरी गलती से एरोप्लेन पर गिर गई तो पूरा का पूरा एरोप्लेन जो बना होता है वो होता है एल्युमिनियम का। एरोप्लेन हो, रॉकेट हो, ये सब एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। तो अब मर्क्यूरी एल्युमिनियम से रिएक्ट करके अमलगम बना लेगी। तो क्या सर, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत एक है, एक्चुअल में एल्युमिनियम से जब मरकरी रिएक्ट करती है तो उसका कोरोजन कर देती है, संक्षारण कर देती है, मतलब उतनी जगह का एल्युमिनियम मेल्ट होकर गायब, उतनी जगह का एल्युमिनियम ही गायब कर देगी, मेल्ट कर देगी। और पता चला, समझ लो चलते हुए एरोप्लेन में होल हो जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी। इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर को अलाउ नहीं किया जाता एरोप्लेन्स में, ठीक है भाई, पहला। दूसरा, क्या सर यह अमलगम हमेशा खराब होता है? नहीं, अच्छा भी है। अच्छा क्या है, मरकरी को अगर आप सिल्वर, जिंक और टिन के साथ मिलाकर अमलगम बनाते हैं तो वो अमलगम टूथ फिलिंग के काम आता है। जिन लोगों के दांतों में कैविटी हो जाती है, वो लोग जब टूथ फिलिंग कराने जाते हैं तो वो इसी तरह से काम करता है कि मरकरी सिल्वर, जिंक और टिन के साथ मिलेगा, टूथ फिलिंग कर देगा, ठीक है। तो वहां पर ये अच्छा काम भी करता है। अरे तुरंत नहीं तो क्या, एक दो दिन बाद करेगी क्या कि नहीं, अभी तुम हवा में हो, अभी नहीं मेल्ट करते हैं, तुम एक काम करो, लैंड हो जाओ, फिर तुम्हें मेल्ट कर देंगे। अरे भैया, रिएक्शन बहुत क्विक होती है, उतनी जगह का एल्युमिनियम गायब होने लगता है धीरे धीरे। जैसे पेपर में आग लगाते हो, पेपर धीरे धीरे जलता चला जाता है, वैसे होता है। समय नहीं देता कि चलो ठीक है तुम लैंड कर लो भैया, तुम्हारी लैंडिंग बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए अलाउ नहीं करते वहां पे, ठीक है। अमलगम आपको क्लियर है। अब आता है गोल्ड का एलॉय, सोना। आपको पता है प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, एकदम शुद्ध खरा सोना। लेकिन आपको टीवी में बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं ना कि सर हमारी ज्वेलर शॉप में आइए, 24 कैरेट शुद्ध सोने की ज्वेलरी ले जाइए। लेकिन क्या आपको पता है कि 24 कैरेट शुद्ध सोने की ज्वेलरी ही नहीं बनाई जाती और ना ही आप बनाते हैं?
क्यों सर? क्योंकि अभी हम पढ़कर आए हैं कि गोल्ड इज द मोस्ट मलाइबल, मोस्ट डक्टाइल। सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य होता है, ठीक है। क्योंकि अगर 24 कैरेट की ज्वेलरी बन गई, हाथों में लोगे, हल्का सा ट्विस्ट करोगे, टूट जाएगी, तुरंत टूट जाएगी। तो भाई ऐसी ज्वेलरी किस काम की जो तुरंत टूट जाए? तो वो लोग क्या कहते हैं, ज्वेलर्स 24 कैरेट बनाने के लिए गोल्ड में थोड़ा सा मिलाते हैं कॉपर या फिर सिल्वर। कॉपर या सिल्वर मिलाने से वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब आप ज्वेलरी बना सकते हैं। अगर 22 कैरेट का गोल्ड है तो 2 कैरेट उसमें कॉपर मिलाई जाएगी या तो सिल्वर मिलाया जाएगा, या फिर 18 कैरेट का गोल्ड है तो फिर 6 कैरेट उसमें कॉपर या सिल्वर मिलाई जाएगी, जिससे कि वो हार्ड हो जाएंगे। अब आप ज्वेलरी बनाइए आराम से, वो जल्दी नहीं टूटती, ठीक है। इसीलिए तो आपने कभी ध्यान दिया है, आपकी मम्मी या आपकी दीदी जो भी घर पे है, वो अक्सर कुछ समय बाद अपनी ज्वेलरी साफ कराने के लिए ज्वेलर शॉप जाती है, कहती है भैया वो ज्वेलरी बड़ी गंदी हो गई, लाओ साफ कराना है। सोने की हो चाहे चांदी की हो, जाते हैं ना ऐसा करने। क्यों जाते हैं भाई? अगर वो ज्वेलरी प्योर गोल्ड है तो गोल्ड तो रिएक्शन ही किसी के साथ नहीं करता, तो वो जाने ही नहीं चाहिए, गोल्ड हमेशा येलो बना रहेगा, ब्लैक होगा ही नहीं। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस गोल्ड में कॉपर मिला है, इसी वजह से वो आपको दिख रहा है हल्का सा ब्लैक ब्लैक। इसीलिए वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है समय के साथ, और आपको उसे साफ कराने जाना पड़ता है। ये लॉजिक यहाँ पर काम करता है। जिनके घर में ब्रिक्स हैं, सोने की ईंटें या बिस्किट्स, सोने के बिस्किट्स, वो जीवन भर रखे रहो, कभी ब्लैक नहीं होंगे, क्योंकि वो प्योर गोल्ड है। वो कभी भी आपके खराब नहीं होते, ना उनपे कोई लेयर चढ़ती। अगर आपको शुद्ध सोना खरीदना है तो बिस्किट्स के फॉर्म में खरीदिए, ब्रिक्स खरीदिए, वो वैसे ही रहेंगे। जैसे गड़ा हुआ खजाना जब निकलता है तो उसमें सोने के सिक्के और ये सब निकलते हैं, वो देखो वैसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्योर गोल्ड है, वो रिएक्शन कभी नहीं करता, ठीक है भाई। इसके बाद आपके आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अलॉयज जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे ब्रास यानी कि पीतल। पेपर में आता है पीतल किन दो धातुओं को मिलाकर बनने वाला एलॉय है? तो भाई ये बनता है कॉपर और जिंक को मिलाने से। कॉपर में आप जिंक मिला दीजिए, आपको ब्रास यानी कि पीतल मिल जाएगा। इसका यूज कहाँ करते हैं? बेल, घंटियां बनाने में, अटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, ठीक है भाई। इसके अलावा दूसरा आता है आपके पास ब्रॉन्ज, कांस। ब्रॉन्ज का यूज कहाँ होता है और ये किससे मिलकर बना है? तो ब्रॉन्ज आपका बना है कॉपर में टिन को मिलाने से, और इसका यूज करते हैं सिक्के, कॉइन बनाने में, बेल, घंटियां बनाने में, अटेंसिल्स, बर्तन बनाने में। और आपने देखा होगा जो ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में, तो वो जो मेडल्स हैं वो भी इसी के बने होते हैं, ठीक है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसका बना होता है भाई? कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाकर बनने वाला एक मिश्र धातु है, एलॉय है। जर्मन सिल्वर का यूज हम लोग बर्तन बनाने में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में। एक्चुअल में जर्मन सिल्वर जो होता है ना, बिल्कुल सिल्वर की तरह, चांदी की तरह सफेद और चमकदार होता है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप उससे बना लेते हैं और हैंडल वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, कहते हैं ये बताइए जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी कि चांदी कितने परसेंट होती है? तो बताओ भाई, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट होता है? एनीवन? हाँ याद रखिएगा, उसमें चांदी बिल्कुल नहीं होती, 0%। उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है कॉपर, जिंक और निकेल। वो चांदी की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम है जर्मन सिल्वर, ठीक है। इसी तरह से आता है आर्टिफिशियल गोल्ड या रोल्ड गोल्ड, कृत्रिम सोना। ये किसका बना होता है? ये बनता है कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाकर।
कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाकर एक बनाइए आर्टिफिशियल गोल्ड, जो बिल्कुल सोने जैसा चमकदार और खरा, लेकिन आर्टिफिशियल, सस्ता होता है, सस्ते आभूषण बनाने के काम आता है। अब जैसे आप लोग देखते हैं ना, कुछ लोग ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी के चोरी होने के डर से आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन कर जाते हैं। सस्ती भी होती है, चोरी हो जाए टेंशन नहीं। अब पता चला 10 ग्राम सोना पहनना है तो 60-70 हजार रुपए खर्चा करो। 10 ग्राम का छोड़ो, 1 किलो का आर्टिफिशियल गोल्ड पहन के जाओ, क्या ही टेंशन। 1000-1500 में मिल जाएगा सस्ता। तो 1000-1500 रुपए में जब आर्टिफिशियल गोल्ड मिल रहा है, वैसी ही चमक, वैसे ही आपको स्वैग दे रहा है, तो क्यों पहनना है ओरिजिनल भाई। आराम से सस्ते आभूषण पहनो, अगर कोई चुरा भी ले जाए, आराम से खाओ पियो घर आ जाओ, टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, तो प्योर गोल्ड की तरह ये भी बिल्कुल येलो कलर का होता है, लेकिन इसमें गोल्ड बिल्कुल नहीं पाया जाता। इसी तरह आपके पास कुछ और धातुएं आती हैं, जैसे गन मेटल, गन धातु। गन मेटल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं भाई? कॉपर, टिन, जिंक और लेड। ओके ओके, समृद्ध कह रहे हैं सर, हम तो शादी में यही देंगे अपनी वाइफ को, बहुत मारेगी ये समझ लेना, कमरा बंद करके मारेगी, ये भी समझना, ये भी दिक्कत है। गन मेटल क्या होते हैं? गन मेटल जो गन में यूज किए जाते हैं, देखो, गन्स बनाने में यूज होते हैं, बैरल बनाने में यूज होते हैं, गियर और बियरिंग्स। आपने गन मेटल देखा होगा, आप लोगों ने गाड़ियां देखी है, साइकिल तो देखी होगी भाई। साइकिल जब आपकी खराब हो जाती है, जब जब थोड़ा टाइट चलने लगती है, तो आप कहते हो ना कि उसके अंदर की जो बॉल्स है वो घिस गई हैं। ये वाली बॉल्स देखिए, मेटल की पड़ी रहती हैं, मेटल्स की ये बॉल्स होती हैं। अगर आपने कभी गाड़ी बनवाई हो, तो छोटे छोटे बॉल्स उसमें पड़े होते हैं, है ना, वही यही होते हैं गन मेटल के बने हुए, इन्हें बियरिंग्स कहा जाता है। तो ये बियरिंग्स गन मेटल के बनते हैं। गन मेटल जो होता है वो कॉपर, टिन, जिंक और लेड का मिक्सचर होता है, जो कि एक बहुत बढ़िया स्टील जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका यूज हम लोग गन्स बनाने में करते हैं, बैरल बनाते हैं, गियर शाफ्ट बनाते हैं गाड़ियों के, और बियरिंग्स भी बनाते हैं। काफी हार्ड होता है, आसानी से टूटता नहीं है, और काफी समय बाद ये घिसता जाता है फ्रिक्शन की वजह से, आपकी गाड़ियों में जो आप यूज करते हैं वो। ठीक है, तो इसे कहते हैं गन मेटल, धातु, गन धातु। नेक्स्ट आता है आपके पास डच मेटल। डच मेटल जो डच धातु होती है, ये डच में सबसे पहले इन्वेंट करी गई थी। ये कॉपर और जिंक को मिलाने से बनती है, कॉपर और जिंक को मिलाने से बनती है। इसका काम भी कृत्रिम आभूषण बनाने में होता है। आर्टिफिशियल जो आपकी ज्वेलरीज बनती है ना मार्केट में, बहुत सारे टाइप की ज्वेलरी आर्टिफिशियल आती हैं, तो वो सारे के सारी इन्हीं मटेरियल का यूज करके बनाई जाती है। ठीक है भाई, ये अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, ये देखो, हिमांशु जी ने इस बात पे ध्यान दिया कि सर डच मेटल में भी कॉपर जिंक होता है, और अभी आपने जो पहला पढ़ाया था ये ब्रास, इसमें भी कॉपर जिंक होता है, तो ये ब्रास क्यों नहीं? क्योंकि कॉपर का परसेंटेज अलग अलग होता है। आपके पेपर में परसेंटेज आता नहीं है, इसलिए हम बता नहीं रहे, बाकी परसेंटेज दोनों में अलग अलग है, इसी वजह से दोनों अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, बाकी आपको हमने यहाँ पर दे रखे हैं हिंदी में भी विद परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास आ जाता है स्टील। स्टील में आप मिला देते हैं क्या भाई? आप मिला देते हैं आयरन, निकेल, क्रोमियम और थोड़ा सा कार्बन। कार्बन क्या काम करता है? कार्बन उसको हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, यानी कि कठोरता देता है। ये हम लोग स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आपके घर में जो बर्तन वगैरह आते हैं उसमें लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील का है ना, ऐसा लिखा रहता है ना कि सर ये स्टेनलेस स्टील का है। आप घड़ी खरीदते हो, घड़ी के पीछे भी नीचे लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। मतलब क्या है इसका? स्टेनलेस स्टील जो स्टील होती है उसमें कार्बन मिक्स होता है। और स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज होता है? पेपर में आता है क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील हम लोग यूज करते हैं
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, सर्जिकल मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला नहीं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील में कभी जंग नहीं लगती। ये एक ऐसा एलॉय है जो रस्ट फ्री है, इसमें भैया जंग नहीं लगती, इसीलिए डॉक्टर इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें जंग ना लगती हो। तो आप स्टेनलेस स्टील वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर? किसी को समस्या यहाँ तक या डाउट तो पूछो, एनीवन? बाकी आपको हमने इंपॉर्टेंट सारे दे दिए हैं। हाँ, वो स्टेनलेस स्टील फॉर्मेशन ही आपका चलता है, आप कार्बन मिला देते हैं, स्टेनलेस स्टील उसे कहा ही जाता है जनरली। जो प्रॉपर स्टील होता है वो समय के साथ खराब हो सकता है, बट स्टेनलेस है तो बिल्कुल नहीं, स्टेनलेस सबसे बेस्ट। ओके, तो बोलो भाई समस्याएं, एनीवन? ओके, जल्दी जल्दी बताओ भाई। आना जी कह रहे हैं सच सच समझ में आ गया, बढ़िया एकदम। अगर क्लियर है तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर दो भाई आप लोग जल्दी से। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, एक नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। देखो देखो, अभी हमने कहा सब आ गया तो कहते हैं हाँ। ओके, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है भैया, ब्रोमीन। ध्यान से पढ़िए, नॉन मेटल पूछा है, मेटल नहीं। तो अब आंसर सही आ रहा है। शुरुआत में आप लोग मरकरी के साथ चले गए थे, भावनाओं में बह जाते हो ना, हमें पता है। आप लोग जहां सुने लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, अरे मरकरी मरकरी मरकरी। भैया ये भी तो सुनो, मेटल है कि नॉन मेटल? अगर मेटल पूछता तो मरकरी, लेकिन आपसे नॉन मेटल पूछा है तो ब्रोमीन। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट आ जाओ। ये प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिए। एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड पानी में भी घुल सकता है। तो वो एलिमेंट इनमें से क्या हो सकता है, ये आपको बताना। हाँ भाई, बताइए। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, सारे के सारे कैल्शियम के साथ जा रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। देखो, मान लो आपको इसका आंसर नहीं आता है, तो कैसे इसका आंसर सही करेंगे वो समझ लो। इसमें क्या कहा कि मान लो मेरे पास एक्स कोई एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड बनाता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट से समझ जाओ कि एक मेटल मिल रहा है इससे। क्यों? क्योंकि जब सर मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं ना, तभी बनता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, और यही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। मतलब ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, तो यहाँ कोई मेटल होना चाहिए। तो कार्बन सिलिकॉन पहले ही गलत, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल है। अब बचा या तो आयरन या तो कैल्शियम। अब कैसे पता करें सर? तो देखो, ये पानी में घुल सकता है, तो आयरन का ऑक्साइड तो पानी में नहीं घुलता, बचा कैल्शियम। तो मतलब सर कैल्शियम का ऑक्साइड है, यही आपका पानी में घुल जाएगा। सीधा सा आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक एलॉय नहीं है, ये आपको पहचानना है। कॉपर, बिल्कुल सही। आपने अभी अभी पढ़ा कि सर कॉपर तो एलिमेंट होता है ना, तत्व। ये होता है तत्व, इसलिए ये एलॉय बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो ये हो गया आपका मेटल नॉन मेटल एलॉय का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर। इसको घर पर अच्छे से करिएगा रिवाइज, और जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कर लीजिएगा सॉल्व। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहिए। बाकी कोई समस्या हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछिए। So thank you so much guys for watching the class. Have a great day. Take care. Bye bye.